हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग शुरुआत करने वाले हैं फिजिक्स के एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और बहुत ही ज़्यादा स्कोरिंग चैप्टर के साथ। और मैं भले ही कॉमर्स बैकग्राउंड से हूँ, मैंने बाद में 10 के बाद कॉमर्स लिया, लेकिन ये ऐसा चैप्टर था जो मुझे बहुत पसंद था। मुझे साइंस और ख़ास करके फिजिकल साइंस मेरा इतना कोई फेवरेट सब्जेक्ट नहीं रहा है, बट मुझे ये पर्टिकुलर टॉपिक मुझे बहुत अच्छा लगता था बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल ईजी है, दूसरा इंटरेस्टिंग है। तो हम लोग लाइट चैप्टर को डिटेल में लेकर चलेंगे। मैं ऐसा नहीं पढ़ाने वाली हूँ कि बस ये देखो वीडियो और ये ऊपर ऊपर से पढ़ लो। मैं जब भी कोई कंसेप्ट पढ़ाती हूँ, मेरा ये एम होता है कि मैं डिटेल में पढ़ाऊँ। इफ़ यू हैव दी हैबिट कि आप शॉर्ट में देखना चाहते हैं, डेफिनेटली माई वीडियो इज़ नॉट फॉर यू। ठीक है, मैं यहाँ पे मैं आपको बहुत ज़्यादा एरोगेंस के साथ ऐसा बात नहीं बोल रही हूँ। मैं जस्ट तुमको ये बताना चाहती हूँ कि बहुत सारे वीडियोज़ अवेलेबल है, वन शॉट वीडियोज़, गो वॉच दैट। मे बी आई माई सेल्फ अपलोडेड लेटर ऑन, बट अभी मैं ये डिटेल में वीडियो बाय वीडियो लेकर चलूँगी ये चैप्टर को, क्योंकि लेंथी चैप्टर है, 12 मार्क्स का टॉपिक है भाई, और 12 मार्क्स यूं ही हलवा नहीं होता। तो लेट अस स्टार्ट विद दिस टॉपिक एंड विद द वेरी बेसिक लाइट चैप्टर। इससे पहले कि मैं उस चैप्टर पे कूद जाऊँ फटाक से, आई हैव दिस क्वेश्चन। मुझे एक क्वेश्चन पुटअप करना है कि व्हाट डू यू थिंक, जब आज से पहले लाइट के ये बड़े बड़े कंसेप्ट्स हमारे पास नहीं थे तो लोग क्या ओपिनियन रखते थे। सो लेट मी टेल यू, लोगों को ऐसा लगता था कि हमारे आंखों के अंदर से रोशनी निकलता है और उस रोशनी के बदौलत हम देख पाते हैं। और आपको लगेगा मतलब बोला क्या चाहती, मतलब मेरे आंखों से रोशनी निकल रहा है और उस रोशनी के बदौलत मैं देख पा रही हूँ। लोगों को ऐसा लगता था, बट सून उनका ये थिंकिंग गलत साबित हुआ, क्योंकि रात को हमें दिखता नहीं। तो जब रात को दिखता नहीं तो मेरे वो आंखों के अंदर भीतर वाली रोशनी कहाँ चली गई। तो डेफिनेटली लॉजिक में कुछ गलती थी। और बाद में थ्रू मैनी ईयर्स हमें ये समझ में आया कि हमें जो भी ऑब्जेक्ट आसपास दिखाई देता है वो इसलिए दिखाई देता है क्योंकि लाइट का एक टेंडेंसी होता है कि वो बाउंस बैक करता है। जैसे मैं एक सिंपल एग्जाम्पल दे रही हूँ। इस रूम में जस्ट मेरे सामने एक ट्यूबलाइट फिक्स्ड है। ट्यूबलाइट से निकलने वाला रोशनी मेरे दीवालों से टकराता है और मेरे आसपास के दीवालों से टकराने के बाद मेरे आंखों के अंदर मौजूद रेटिना पे वो पड़ता है। और जब आंखों के अंदर मौजूद रेटिना पे वो पड़ता है मेरे पर्दे पर, तब जाके मेरा ब्रेन उसे एनालाइज करके उस इमेज को समझ पाता है। तो कहीं ना कहीं मेरे आंखों से रोशनी नहीं निकल रहा, लाइट का टेंडेंसी है कि वो बाउंस बैक हो रहा है, और इस बाउंसिंग बैक जो नेचर है लाइट का, इसी के कारण हमें चीज़ें दिखाई देती हैं। सो डेफिनेटली वी आर गेटिंग दिस आइडिया कि हमें चीज़ें क्यों दिखाई देती हैं। आई होप दैट इज क्लियर। हम जो सबसे पहले डिस्कस करते हैं इस चैप्टर में वो है कंसेप्ट ऑफ रिफ्लेक्शन। हम इस चैप्टर में बातचीत ही शुरू कर रहे हैं रिफ्लेक्शन के साथ। एंड आई नो रिफ्लेक्शन का टॉपिक 7, 8, 9 सब में पढ़ा हुआ है, बट क्या हम लोगों ने समझा इस टॉपिक को? समझ लिया है, कोई बात नहीं, एक बार रिवाइज भी करने का मौका है तो कर लेते हैं ना। अगर चैप्टर का पार्ट है तो अच्छे से रिवीजन भी हो जाएगा। क्या होता है रिफ्लेक्शन? तो ये जो मैं डेफिनेशन बोलने जा रही हूँ, ये डेफिनेशन मुझे जब क्लास 7 में मेरे सर, फिजिक्स के सर जब पढ़ाए थे, मुझे इतना बेहतरीन ढंग से वो समझ में आया था कि मुझे आज तक याद है कि वो डेफिनेशन क्या है। ज़रा समझते हैं। देखो, मैं यहाँ पे इस तरीके का एक सरफेस बना रही हूँ और इस सरफेस को इस सरफेस ऑफ सेपरेशन बोल रही हूँ। क्या मतलब? इमेजिन करो ऊपर एयर है और नीचे मैंने मिरर लगा रखा है। तो मिरर का ये सरफेस एयर और इस ग्लास से बने हुए मिरर को अलग कर रहा है। मिरर का ये सरफेस एयर और ग्लास से बने हुए मिरर को अलग कर रहा है, isn't it? So now see, ये एयर हमारा एक मीडियम है। मीडियम बेसिकली वो माध्यम होता है जिसके थ्रू लाइट गुजर रहा होता है। मीडियम वो माध्यम है जिसके थ्रू लाइट गुजर रहा है। जैसे मैं अभी एयर में हूँ, तो एक माध्यम है जिसमें मैं अभी मौजूद हूँ, और सारा मेरा जो साउंड वेव्स निकल रहे हैं सब कुछ इसी एयर के मीडियम में हो रहे हैं इस वक्त, राइट। और ये हमारा मीडियम 2 है, दैट इज मिरर। अभी हम भूल जाते हैं कि कौन सा मीडियम डेंस है, कौन सा मीडियम लाइटर है, रेयरर है, वो सब छोड़ो, हटाओ। मीडियम सेकेंड, सॉरी। नाउ यू सी,
अगर एक लाइट रे ऐसे आता है, लाइट रे क्या है, डेफिनेटली जो रोशनी निकल रहा है उसमें बहुत सारे रेज हैं। हम सारे रेज का एक साथ बात नहीं कर सकते क्योंकि वो रेज इनफाइनाइट इन नंबर है। सो व्हाट डू वी डू, हम लोगों ने इसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया एक सिंगल लाइट रे से। एक सिंगल लाइट रे आता है, इस सरफेस को हिट करता है और इस सरफेस को हिट करने के बाद बाउंस बैक हो जाता है। इस सरफेस को हिट करने के बाद बाउंस बैक हो जाता है। ये आता हुआ लाइट रे हम कहते हैं इंसिडेंट रे। आते हुए लाइट रे को हम बोल रहे हैं इंसिडेंट रे, और जो जाता हुआ लाइट रे है उसको हम बोलेंगे रिफ्लेक्टेड रे। ये बात समझ में आया? जो जाता हुआ लाइट रे है दैट इज अ रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है दीदी, समझ में आ गया। एक शब्द आता है जिसको हम कहते हैं नॉर्मल। ये नॉर्मल वो वाला नॉर्मल नहीं है जैसे हम नॉर्मली यूज कर रहे होते हैं। फिजिक्स में या मैथ्स में हम नॉर्मल का मतलब परपेंडिकुलर समझते हैं। फिजिक्स या मैथ्स में नॉर्मल का मतलब परपेंडिकुलर होता है, यानी कि वो लाइन जो 90 डिग्री के एंगल पे खड़ा हो उसे हम नॉर्मल या परपेंडिकुलर कहते हैं, बचपन से जानते हैं। तुम बोलोगे दीदी आप नॉर्मल तो कहीं भी बना सकती है, ये भी तो नॉर्मल हुआ, ये भी तो नॉर्मल हुआ। मैंने कहा हाँ, इस लाइन पे तो मैं कहीं भी नॉर्मल बना सकती हूँ, बट मैंने वो स्पेसिफिक नॉर्मल चुना है जो कि इस पॉइंट से गुजर रहा हो, लाइक दिस। मैंने वो स्पेसिफिक नॉर्मल चुना है जो कि इस पॉइंट से गुजर रहा है। तो दीदी इस स्पेशल पॉइंट का कोई नाम है? जी हाँ, इस स्पेशल पॉइंट का नाम है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ध्यान रखो, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट नहीं बोली हूँ, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। बात समझ में आया? तो कहानी को रिपीट करूं तो एक लाइट रे आता है, इंसिडेंट रे, सरफेस पे हिट करता है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे और फिर रिफ्लेक्ट बैक हो जाता है। और नॉर्मल बेसिकली उस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे ड्रॉन एक 90 डिग्री का लाइन है, परपेंडिकुलर लाइन। ट्रू। अब सुनो, ये जो तुम लोगों ने देखा इसी फेनोमेना को हम रिफ्लेक्शन कहते हैं। तो अगर कोई मुझसे पूछे कि रिफ्लेक्शन क्या है तो मैं सबसे पहले तो ये बोलूंगी कि रिफ्लेक्शन एक ऑप्टिकल फेनोमेना है। ऑप्टिकल मतलब लाइट से रिलेटेड है। जब भी तुम लोग ऑप्टिक्स वर्ड सुनते हो या ऑप्टिकल वर्ड सुनते हो तो समझ जाओ रोशनी या लाइट से रिलेटेड है। हम लोग आई की भी बात करेंगे, लाइफ साइंस और फिजिक्स दोनों में, वहां पे हम लोग ऑप्टिकल नर्व की भी बात करेंगे, यानी कि रोशनी, आंख का जिक्र ही क्यों करते हैं, रोशनी से रिलेटेड बातचीत है। और इसीलिए हम लोग जब भी लाइट से रिलेटेड बातचीत करते हैं तो दैट इज मतलब वहां पे एक शब्द यूज किया जाएगा ऑप्टिक। ठीक है, ऑप्टिकल या ऑप्टिक। तो हम बोल सकते हैं कि रिफ्लेक्शन अपने आप में एक ऑप्टिकल फेनोमेना है जहां पे लाइट रे एक मीडियम से ट्रैवल करते हुए आता है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे हिट करता है और वापस उसी मीडियम में लौट जाता है। फिर से सुनो, रिफ्लेक्शन एक ऑप्टिकल फेनोमेना है जहां पे लाइट रे एक मीडियम से आता है, कोई भी मीडियम हो सकता है, एक मीडियम से आता है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे हिट करता है और वापस उसी मीडियम पे लौट जाता है। जब ये होता है इसी को हम रिफ्लेक्शन कहते हैं। इंग्लिश में हम क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्शन इज एन ऑप्टिकल फेनोमेना वेयर लाइट रे कमिंग फ्रॉम वन मीडियम hits the surface of separation at point of incidence and returns back to the original medium। सही बात है, एक बार रिवाइंड करके सुनो। तो इसी फेनोमेना को हम रिफ्लेक्शन कहते हैं। नाउ प्लीज माइंड यू, देयर आर 2 लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन जो हमें याद रखना है। रिफ्लेक्शन के 2 सिग्निफिकेंट रूल्स होते हैं जो हमें याद रखने हैं। सबसे पहला, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन सेम होगा अगर एक प्लेन सरफेस है तो। क्या मतलब है दीदी? प्लीज सुनो। तुम्हारे नेक्स्ट सवाल आना चाहिए दिमाग में, दीदी एंगल ऑफ इंसिडेंस किसको बोलते हैं? यहाँ तो कहीं दिख नहीं रहा, मैं दिखा देती हूँ। नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का जो एंगल है, नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का जो एंगल है उसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। प्लीज ध्यान से देखो, इंसिडेंट रे और इस सरफेस के बीच का एंगल को मैंने एंगल ऑफ इंसिडेंस बोला है क्या? बिल्कुल नहीं। मैंने तुमसे सिंपली कहा नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का एंगल एंगल ऑफ इंसिडेंस, इंसिडेंस, गॉट इट? और नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच का एंगल है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अगर तुम्हारा सरफेस एक प्लेन सरफेस है, डेफिनेटली एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होगा। दैट वुड बी ऑलवेज ट्रू।
So angle of incidence is equal to angle of reflection. Okay, so this is the first law. What is the second law? Second law बड़ा simple है. The incident ray, the normal at the point of incidence and the reflected ray all lie in the same plane. कौन से plane पे? Plane of the board. ये बात शायद थोड़ा सा कम समझ में आया, लेकिन 11 में अगर तुम लोग मैथ्स लेते हो 3D ज्योमेट्री जब आएगा तो प्लेन वाले शब्द समझ में आएंगे. अभी बस ऐसे ही समझो कि इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई इन द सेम प्लेन. इमेजिन करो ये बोर्ड एक प्लेन है और मैंने इसी प्लेन में इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे तीनों को ड्रॉ करके दिखा दिया. तो तीनों सेम प्लेन पे ही लाई करते हैं. ठीक है, तो क्या लिख सकते हैं? इंसिडेंट रे, शॉर्ट में लिख रही हूँ टाइम सेव करने के लिए, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल. नॉर्मल कौन सा वाला? एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई ऑन द सेम प्लेन. आई होप दैट दिस फैक्ट इज ऑल्सो क्लियर टू यू. सही बात है. चलो ठीक. जब हम लोग रिफ्लेक्शन का बात करते हैं तो उसके बाद जो इम्पोर्टेंट टॉपिक आता है वो है मिरर का टॉपिक. सवाल ये है कि मिरर हम कहते किसको हैं? तो देखो, मिरर बनता तो ग्लास से ही है, लेकिन एक ऐसा ग्लास होता है जिसके पीछे सिल्वरिंग किया होता है, जिसके पीछे स्पेशल टाइप का एक कोटिंग किया होता है. वो कोटिंग क्यों करते हैं? ताकि मिरर शाइनी बन सके. अरे भाई, शाइनी होगा तभी तो रिफ्लेक्टिंग एक सरफेस होगा जहां से रिफ्लेक्शन तुम्हें दिखाई देगा या रिफ्लेक्शन हो पाएगा. दूसरी बात, ओपेक बनाने के लिए, यानी कि अगर टोटली ग्लास ले लोगे तो ग्लास अपने आप में मिरर थोड़ी ना है. ग्लास से तो लाइट आर पार हो जाएगा, जबकि हम चाहते हैं कि लाइट रिफ्लेक्ट, बाउंस बैक करे. तो इसीलिए हम मिरर को पीछे से ओपेक भी कर देंगे. यानी बात को समझो, मिरर का सबसे पहला प्रॉपर्टी तो ये है कि मिरर जो होता है उसका शाइनी कोटिंग होता है, शाइनी सरफेस होता है रादर मैं बोलूँगी, और ये सरफेस के कारण रिफ्लेक्शन हो पाता है, जो कि मिरर का मेन काम है. isn't it? दूसरी और भी बात हम बोल सकते हैं. हम ये भी बोल सकते हैं कि मिरर ओपेक होता है, यानी कि आर पार आप नहीं देख सकते मिरर के. सिल्वरिंग कोटिंग जो होती है उसके कारण आप पीछे नहीं देख सकते मिरर के. आप बस उस ओपेक होने के कारण लाइट का बाउंसिंग नेचर ही देख पाते हो. तो ओपेक होना जरूरी है मिरर के लिए. और भी कपल ऑफ रीजंस हो सकते हैं, बट ये हम समझते हैं कि मिरर का मोटा मोटा ये बातचीत है. ठीक है, क्योंकि हम जो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं हम अपने सिलेबस के बीच में रहते हुए डिस्कस करेंगे. हम सिलेबस से बाहर नहीं जा सकते. ठीक है, तो इतना हम जानते हैं. हम कौन सा मिरर बनाने बैठे हैं, हम तो बस पढ़ रहे हैं. मिरर में हम जो सबसे पहले पढ़ेंगे वो होगा स्पेरिकल मिरर्स. स्पेरिकल मिरर्स क्या होता है, इसको मैं थोड़ा सा आपको इमेजिन करवाती हूँ. जस्ट लेट मी हैव अ बुक, सपोज इन दिस केस. ओके, दिस इज अ बुक. मैं क्या कर सकती हूँ, इमेजिन करो कि ये ग्लास है, ग्लास, और मिरर बनाने के लिए मैंने इसके पीछे सिल्वर कोटिंग कर दिया है. तो अगर मैंने इस ग्लास के पीछे सिल्वर कोटिंग कर दिया, नाउ इट हैज बिकम अ मिरर. बट सपोज ऑफ कोर्स इसको गर्म करके, ऐसे तो मैं मोड़ नहीं सकती, इसको गर्म करके मैं इसको एक स्पेरिकल शेप दे देती हूँ, राउंड शेप. अगर आपने देखा हो पाइप का एक ऐसा शेप है, डेफिनेटली वो स्पेरिकल तो नहीं है ना, वो तो सिलेंड्रिकल शेप है. बट उसको इमेजिन करो एक स्पीयर का मैं शेप दे दूँ, एक बॉल टाइप का शेप दे दूँ, तो हम लोग उसी को बोलते हैं स्पेरिकल मिरर. अगर मेरा ये एनालॉजी समझ में नहीं आ रहा है, यू कैन गो अहेड, तुम लोग सर्च करो गूगल इमेजेस में, तुमको मिलेगा स्पेरिकल मिरर कैसा दिखता है. ठीक है, तो ये नॉर्मल एक प्लेन मिरर जो आप घरों में लगाते हो, जो घर में अपने चेहरे को देखने के लिए हम लगाते हैं, वो एक प्लेन मिरर सीधा है. लेकिन मानो इमेजिन करो वही मिरर अगर टेढ़ा हो जाए, मुड़ जाए, कर्वेचर ले ले वो, तो वो एक स्पेरिकल मिरर बन जाएगा. ठीक है, ये स्पेरिकल मिरर भी दो टाइप का है. एक है कॉनकेव मिरर और एक है कॉन्वेक्स मिरर. एंड डोंट वरी, ये कॉनकेव और कॉन्वेक्स मुझे भी बहुत कंफ्यूज करता था बचपन में. अब नहीं करता, क्योंकि अब मैंने अपने दिमाग में एक याद रखने का टेक्निक डेवलप कर लिया है. देखते हैं क्या मतलब है. सबसे पहले हम कॉनकेव मिरर को देख लेते हैं. ठीक है,
कॉनकेव मिरर क्या होता है, ये अंदर की तरफ मुड़ा हुआ होता है और इसकी कोटिंग बाहर की तरफ की गई होती है। आई मेक यू अंडरस्टैंड दिस। अगर ये है और मैंने इसको ऐसे मोड़ दिया तो मैंने एक केव बना दिया ना इसमें, ऐसे करके, अब ये मुड़ तो नहीं रहा बट इमेजिन करो, ये केव बना दिया और बाहर की तरफ मैंने इस तरफ कोटिंग कर दी है, तो अंदर की तरफ का सरफेस रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। तो कॉनकेव मिरर में क्या होता है, जो अंदर का केव वाला स्ट्रक्चर है, कॉनकेव अंदर का जो केव वाला स्ट्रक्चर है वो रिफ्लेक्टिंग होता है, और जो बाहर की तरफ का बल्ज्ड पोर्शन है, निकला हुआ पोर्शन है, उसको हम लोगों ने सिल्वरिंग कर रखा है। तो अंदर का सरफेस रिफ्लेक्टिंग है, बाहर का सरफेस बल्ज्ड है। डेफिनेटली तुम लोग बोलोगे कि दीदी अगर ये कॉनकेव मिरर है तो डेफिनेटली ये किसी स्फेरिकल मिरर का पार्ट है, क्योंकि स्फेरिकल मिरर से ही कॉनकेव या कॉन्वेक्स मिरर बनता है। तो ये कॉनकेव मिरर किसी स्फेरिकल मिरर का पार्ट है, किसी गोल मिरर का पार्ट होगा। और अगर मिरर स्फेरिकल मिरर का पार्ट है, कॉनकेव मिरर, तो इसका एक अपना सेंटर होगा। मैंने बोला बिल्कुल सेंटर होगा। सेंटर के बाद मैं अगर सेंटर से इस कॉनकेव मिरर तक एक लाइन खींचूं सीधा, तो इसको हम लोग बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये जहां पे हिट कर रहा है कॉनकेव मिरर को, इसको बोलते हैं पोल। ये पूरे डिस्टेंस को सीपी, ये जो पूरा डिस्टेंस है, इसको हम लोग बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, है ना। पूरे सर्कल का रेडियस ही तो है एक तरीके से, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर। और इन दोनों के बीच का जो पॉइंट है उसको हम लोग फोकस कहते हैं। हालांकि हम फोकस को कभी भी ऐसे डिफाइन नहीं कर सकते कि सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच का पॉइंट फोकस, ऐसे कभी आप बोल ही नहीं सकते। एग्जामिनर आपको 0 बिठाएगा अगर वो मेरे तरह आंसर ढूंढ रहे थे। फोकस हम डिफाइन कैसे करेंगे, विल टॉक अबाउट इट लेटर ऑन। लेकिन अभी आप समझो ऊपर ऊपर से कि ये जो कॉनकेव मिरर है ये किसी न किसी स्फेरिकल मिरर का पार्ट था, और अगर स्फेरिकल मिरर का पार्ट था तो उसका एक सेंटर था, उसका एक सेंटर था, तो जहां पे हम लोगों ने लाइन खींचा वो पोल भी मिला। ये रेडियस ऑफ कर्वेचर और बीच का पॉइंट फोकस है। एंड फोकस और पोल का ये जो गैप है इसको हम लोग फोकल लेंथ कहते हैं, फोकल लेंथ। सो प्लीज अंडरस्टैंड, दिस इज रेडियस ऑफ कर्वेचर, दिस इज फोकल लेंथ। आई होप वी अंडरस्टैंड। एंड ये भी याद रखना कि जितने भी डिस्टेंसेस मेजर होंगे ना वो पोल से होंगे। सो पोल से फोकस तक फोकल लेंथ, पोल से लेके सेंटर ऑफ कर्वेचर रेडियस ऑफ कर्वेचर। सो हर लेंथ जो मेजर होगा वो स्टार्टिंग पोल से मेजर होगा, कि पोल ये आपका जो मेन पॉइंट है, वहां से आप जाओ जितना दूर आपको जाना है उस हिसाब से हम नाम रखेंगे। फोकस तक जाओगे तो फोकल लेंथ बुलाएंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर तक चले जाओगे तो रेडियस ऑफ कर्वेचर बुलाएंगे। आई होप दिस इज क्लियर। साथ ही ये तो कॉनकेव मिरर था ना, क्योंकि अंदर केव था और केव रिफ्लेक्टिंग सरफेस था। दीदी कॉन्वेक्स मिरर कैसा होगा? कॉन्वेक्स मिरर में रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये बल्ज्ड हिस्सा होता है और अंदर की सरफेस हम लोगों ने कोटिंग कर दी होती है। तो होता क्या है इस ढंग से, अगर हम देखें, डेफिनेटली ये भी किसी स्फेरिकल मिरर का पार्ट था, और अगर ये भी स्फेरिकल मिरर का पार्ट है तो इसका भी एक सेंटर है, इसका भी एक फोकस है, इसका भी एक पोल है। तो यस, तुम देख सकते हो कि कॉनकेव मिरर में भी हमारे पास सेंटर, फोकस, पोल है। सिल्वरिंग आउटसाइड की जाती है। कॉन्वेक्स मिरर में सिल्वरिंग अंदर की तरफ की जाती है और सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ, फोकस यहाँ, पोल यहाँ। बिल्कुल इसका उल्टा इमेज जैसा है ये। पर इससे रिलेटेड रे डायग्राम्स और इसके एप्लीकेशंस हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। लेकिन आज के लिए इतना ही। इसको डाइजेस्ट करो, कोई बातचीत है कमेंट में लिखो, मुझे बताओ। और जैसा कि मैंने बताया, आई एम प्लानिंग ऑन टू लॉन्च अ न्यू ऐप। इफ़ यू आर सपोर्टिव ऑफ दैट, अगर आपको लगता है कि दीदी हाँ आप लॉन्च कीजिए, हमारे लिए फ़ायदेमंद होगा, प्लीज़ कमेंट में बताओ। दैट काइंड ऑफ मोटिवेशन इज रिक्वायर्ड टू मी एट दिस वेरी मोमेंट। थैंक यू।